अगर आप फिक्स डिपॉजिट सिर्फ ये देख करके करते हो कि कौन सा बैंक ज्यादा रिटर्न दे रहा है, तो आप टैक्स और सेफ्टी दोनों में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। इस वीडियो को पूरा देखो, इसमें मैं फिक्स डिपॉजिट करने का एक स्ट्रक्चर बताऊंगा जो मैं भी फॉलो करता हूं, जिसमें आपका टैक्स प्लानिंग भी हो जाएगी, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर भी फॉलो हो जाएगा और जो रिस्क है उसको भी आप अवॉइड कर सकते हो। ये सबको पता है कि फिक्स डिपॉजिट का काम रिटर्न नहीं सेफ्टी देना होता है, इसलिए किसी भी एक बैंक में 5 लाख से ज्यादा की एफडी मत रखो। एज पर रेगुलेशन बैंक को ये मैंडेटरी है कि 5 लाख तक की एफडी का उनको इंश्योरेंस लेना पड़ता है। उसका मतलब क्या हुआ, कल जाकर के अगर बैंक डिफॉल्ट करता है या कोई और प्रॉब्लम होती है तो भी आपका पैसा सिक्योर है। वो पैसा आपको इंश्योरेंस कंपनी देगी, क्योंकि आपने 5 लाख से कम की एफडी की है, इसलिए आप स्मॉल डिपॉजिटर की कैटेगरी में आते हो। ज्यादा पैसा एक बैंक में रखना अवॉइड करो। इसका रीजन क्या है कि अगर आप किसी एक बैंक में 10 लाख या उससे ज्यादा की एफडी रखते हो, वो एफडी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन की कैटेगरी में आती है। ये ट्रांजेक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट होता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इलीगल नहीं है, बट अगर सडनली किसी के अकाउंट में 10 लाख का डिपॉजिट है और उसने इनकम नहीं दिखाया हुआ है पास्ट में, या उसकी इनकम ज़्यादा नहीं है, तो अननेसेसरी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ सकती है और हो सकता है कि इसके वजह से आपको टैक्स पेनाल्टी भी लग जाए। इसलिए बेटर अप्रोच यही रहेगा कि अपने फिक्स डिपॉजिट को 2 से 3 बैंक में स्प्लिट कर दो। इसका और एक बेनिफिट है, अगर आपका फिक्स डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट 50,000 से ज़्यादा होता है तो बैंक के लिए मैंडेटरी होता है कि उस पर टीडीएस डिडक्ट करो। अगर आप फॉर्म 15G और 15H सबमिट नहीं करते हो कि मेरा इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है, इसलिए कोई टीडीएस डिडक्ट ना करो, अदरवाइज बैंक को टीडीएस डिडक्ट करना होता है। तो अगर आप किसी बैंक में सिर्फ 5 लाख तक एफडी रखते हो तो मोस्ट ऑफ द केसेस में इस एफडी पे आपका इंटरेस्ट अमाउंट 50,000 से नीचे ही होगा। अब इसका फायदा क्या हुआ, अदरवाइज आपको आईटीआर फाइल करके रिफंड लेना पड़ता था। इस अप्रोच में न रिफंड का झंझट है, आपका आईटीआर भी सिंपल हो गया। अभी लास्ट पॉइंट है इमरजेंसी फंड के लिए फिक्स डिपॉजिट का स्मार्ट यूज। इमरजेंसी फंड्स को पूरा का पूरा सेविंग अकाउंट्स में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हो, जो आपका बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है 1 लाख 2 लाख आप वो सेविंग अकाउंट में रख सकते हो। बाकी का पैसा आप 1 साल 2 साल और 3 साल की एफडी में स्प्लिट कर दो। अगर फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ी तो आप अपनी जो 1 साल में मैच्योर होने वाली एफडी है उसको पहले रिडीम करोगे। 2 साल 3 साल उन एफडी को टच करने की जरूरत नहीं रहेगी। इस अप्रोच के क्या बेनिफिट है, लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं है। आपको पता है कि आपके पास 1 साल में भी मैच्योर होने वाली एफडी है और इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो आप उसी एफडी को हाई इंटरेस्ट रेट पे फिर से लगा सकते हो। मल्टीपल बैंक में एफडी रखने का फायदा क्या है, कल जाकर के अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, किसी ने हैक कर लिया केवाईसी की वजह से या किसी और रीजन से अकाउंट फ्रीज हो गया, तो पूरा का पूरा पैसा अगर एक बैंक में रखोगे तो जब जरूरत पड़ेगी पैसे की तो पैसा ही नहीं निकाल पाओगे। अगर एक बैंक में इशू आ गया तो आपका दूसरा बैंक का एफडी एज अ बैकअप रेडी रहेगा। ये सिंपल सा पॉइंट है बट लोग इग्नोर करते हैं, बट रियल लाइफ में ये बहुत काम आता है। मूवीज में आपने देखा होगा कि बैंक बंद हो गया, अब लोग पैसा ही नहीं निकाल पा रहे हैं या बैंक में कोई प्रॉब्लम आ गई। भाई रियल लाइफ में भी पॉसिबल है। मैं पर्सनली एफडी के इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में हूँ, बट जो पैसा आपको इमरजेंसी के लिए या जहाँ पे आपको सेफ्टी इंश्योर करना है या आपको लग रहा है कि ये पैसा तो मुझे 1 साल या 2 साल में लगने ही वाला है, तो वो पैसा तो आपको एफडी में ही रखना चाहिए। बट बाकी हाई रिटर्न के लिए, अपने कॉर्पस को बढ़ाने के लिए आपको दूसरे ऑप्शन भी सोचना चाहिए, जैसे कि इक्विटी हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। मैं मार्च तक इस चैनल पे टैक्स प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट और आईटीआर फाइलिंग से रिलेटेड वीडियो लाता रहूंगा, तो मुझे फॉलो करना मत भूलना।